जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे साथ में जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं गौहर रज़ा साहब, और साइंटिस्ट रह चुके हैं और अभी भी सोशल एक्टिविस्ट हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए। जय भीम आपको भी और सुनने वालों को भी, देखने वालों को भी। सर, मैं जानना चाहूँगा, जो देश में एक बड़ा अजीब सा माहौल है, एक भेदभाव की जो रणनीति है, आज़ादी के 77वें साल पर भी ख़त्म नहीं होती है, क्या कहेंगे, क्या विचार हैं? मेरा मानना ये है कि हमारे देश में सबसे बड़ा अभिशाप जो है जी वो कास्ट सिस्टम है, जी जाति भेद है, और इसने सदियों से लोगों के दिमागों को जकड़ रखा है जी और एक ऐसा ढांचा बनाया है जो बेहद दमनकारी ढांचा है। अक्सर ऐसा होता है कि इस दमनकारी ढांचे के सबसे निचले तबके को ये सोचने की हिम्मत ही नहीं पड़ती कि वो आगे बढ़ सकता है। यस। ये जानने की कोशिश भी नहीं करते कि संविधान ने हमको क्या हक दिए हैं। संविधान ने हमको बराबरी का हक दिया है और किसी को हमारे ऊपर दमन करने की कोई इजाज़त नहीं देता। और ये वो लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं जो दमनकारी हैं। दमनकारी लोग अनपढ़ रखना चाहते हैं, दबा हुआ रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि अगली नस्लों में कॉन्फिडेंस आए कि वो अपने हक़ की मांग कर सकें। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकें। सबसे पहली चीज़ जो है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों की जो है, वो मैं समझता हूँ कि आज के काले दौर में जब फिर से जातिवाद को उभारने की कोशिश की जा रही है, फिर से जातिवाद का इस्तेमाल करके पॉलिटिक्स में, ख़ास तौर से राजनीति में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम इस ढांचे को तोड़ने की भरपूर कोशिश करें। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी तरफ से हमको रास्ता दिखाया है कि किस तरह से इस ढांचे को तोड़ा जा सकता है। और मैं ये बात स्टेज से भी कहता रहा हूँ और आज फिर कहूँगा इस बात को कि ये जो दमनकारी ढांचा है सिर्फ एक तरह के धर्म के अंदर नहीं है हमारे देश में। राइट, ये भी दिक्कत है इंडिया ये में। मुसलमानों के बीच में भी है, ये जी, क्रिश्चियंस के बीच में भी सिखों है, ये और लोगों के बीच में भी है, जी। जिसका मतलब ये है कि ये धर्म से कहीं ज़्यादा मजबूत है। यस, भेदभाव की जो रणनीति है। जो भेदभाव है, ये जो बंटवारा है हमारे देश के अंदर, ये धर्म से कहीं ज़्यादा आगे की और कहीं ज़्यादा मजबूत चीज़ है। जी ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदुओं में या आजकल सनातन धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है उस नाम का, उसके अंदर हो। तो ये स्ट्रक्चर जो सोशल स्ट्रक्चर है, ये ढांचा जो हमारी संस्कृति को पूरा अपने अंदर लिए हुए है, उस ढांचे को तोड़ना आसान नहीं है। ये मामला एक धर्म का नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा संविधान जो है, अगर उसको बचाते हैं हम, तो वही रास्ता दिखा रहा है कि इसको कैसे तोड़ा जा सकता है। जी। आप एज ए साइंटिस्ट वर्ल्ड वाइड पर्सनैलिटी हैं सर। आप जो ये आपने बात कही है, भारत में जातिवाद की जो रणनीति है, ये सिर्फ इंडिया में है। इंडिया के बाहर कहीं भी ह्यूमनिटी में कोई डिफरेंसेस नहीं है। इंडिया में आज भी नहीं ख़त्म हो रहे हैं। हालांकि ये अपने आप को डिजिटल इंडिया और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, विश्व गुरु भी कह रहे हैं। इस पर विश्व गुरु काहे का बनाने की कोशिश है? क्या जातिवाद बाहर ले जाएं? और हुआ यही है कि जहां भारत से लोग गए हैं, वहां अपने साथ जातिवाद को लेकर के गए। तो विश्व गुरु हम किस में बनना चाहते हैं? पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि आज की राजनीति जो देश के अंदर है, उसमें हम आगे बढ़ के इस जातिवाद को तोड़ने की तरफ राजनीति को ले जा रहे हैं या इसको मजबूत करने की तरफ ले जा रहे हैं? हमारे देश के अंदर ये अपार्थाइड है, ये नस्ल भेद की शक्ल लिए हुए है। साउथ अफ्रीका में लोग उठे, अवाम उठे, कालों ने संघर्ष किया और उन्होंने पूरी तरह से नस्ल भेद को तोड़ दिया। हमारे देश में ये नहीं हो पाया है। उसकी बहुत सारी वजहें हैं, कोई एक वजह नहीं है। जातियों के अंदर जातियों के अंदर जातियों के अंदर जातियाँ मौजूद हैं और हम ये देखने को मिलता है हमें अपने देश के अंदर कि हर जाति, सब जाति और उसके अंदर जो जाति है, वो अपने अपने
हकों के लिए खड़े होने के लिए तैयार होते हैं, अपने लीडर्स बनाते हैं। यस। लेकिन उन लीडर्स को, क्योंकि बहुत खंडित है मामला, छोटे छोटे ग्रोह हैं, इसलिए उनको ख़रीदना बड़ा आसान हो जाता है। उनकी अपनी इतनी फॉलोइंग नहीं होती, उनके साथ इतने लोग खड़े नहीं हो पाते कि वो अपने को आगे लेकर के आए, बल्कि उनको ख़रीदने की चीज़ बन गए हैं वो। इसने सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। आप मुसलमानों की लीडरशिप को देख लीजिए, आप क्रिश्चियंस की लीडरशिप को देख लीजिए, आप दलितों की लीडरशिप को, आप एसटीज़ की लीडरशिप को भी। वहाँ पर एक छोटा ग्रोह तैयार होता है और उस ग्रोह को ख़रीद लिया जाता है। लेकिन ये बड़े ज़माने से चल रहा था राजनीति में। अब जो नई चीज़ है वो ये है कि आरएसएस ने जिस एजेंडा के ऊपर काम करना शुरू किया है, उसमें उन्होंने विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी, तरह तरह के नाम के साथ उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बना ली। और ये ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाई हैं, उनमें ख़रीदने की अब ज़रूरत ही नहीं है। वो लोग आकर के लीडरशिप ले रहे हैं और बाकी जो सोचने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे चलने वाले लोग हैं, उनको वो हटाते जा रहे हैं। जी। कॉन्स्टिट्यूशन कहीं खतरे में नज़र आ रहा है, जातिवाद जब इंडिया में छलक कर सामने आ रहा है, क्या आप भी फील कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ख़तरे में है इस वक्त। इससे बड़ा ख़तरा पिछले 75 साल में कभी नहीं देखा कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेकर के जो लोग ऊपर पहुँचे हैं, वो आज कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। और अभी जो 3 कानून पास किए हैं, या इससे पहले लगातार जो कानून पास किए गए, वो सारे के सारे कानून हमें दिखाई देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट कर रहे हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पिछली एनडीए सरकार थी, जो वाजपेयी की सरकार थी, उस सरकार में उन्होंने गलती सबसे बड़ी कर दी थी कि उन्होंने सीधे ये कहा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म करने जा रहे हैं 1 महीने के अंदर। ये जो सरकार आई है, इसने पुराने अपने अनुभव के आधार के ऊपर कहा कि अंदर से तोड़ दो कॉन्स्टिट्यूशन को। ये कहने की ज़रूरत ही नहीं कि हम बदल रहे हैं। इन्होंने उस गलती को सुधार दिया। उन्होंने अपनी गलती को सुधार करके अंदर से ही खंडित करना शुरू कर दिया। टुकड़े 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 रोज़ बदल रहे हैं। और वही बात है सबसे अहम कि क्योंकि हमारा समाज खंडित है, इसलिए हम अपना, जब हमारे ऊपर अपना असर पड़ने लगता है, किसी एक कानून के को जब ये तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं और उसको खंडित करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम उसके लिए उठते हैं, बाकी के लिए नहीं उठते। हमारी ये समझ में नहीं आता कि ऑपोजिशन को अगर निकाल दिया गया है पार्लियामेंट में से, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमला है। हम उसके बारे में नहीं सोचते। हम उसके बारे में ये नहीं सोचते कि बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर हमला है, बराबरी के ऊपर हमला है, क्योंकि है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनली। जब कश्मीर का 370 हटाया जाता है, तो हम ये नहीं सोचते कि ये मुद्दा सबके काम का है। ये मुद्दा सबके लिए इसलिए है कि भाई ये खंडित कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। जब ये किसानों के बिल पास करते हैं, तो ये हम नहीं सोचते। जब हमारे ऊपर आ जाती है, अपने ऊपर कुछ आ जाती है, तो हम लेन देन करके, ये वो करके थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि समाज खंडित है। इसलिए समाज को साथ लाना बहुत ज़रूरी है। इस सरकार में कहीं तानाशाही छलक कर सामने आ रही है, या ऑलरेडी हो ही रही है? बिल्कुल हो रही है, छलकने की बात नहीं है, स्पष्ट है। जब 2002 में गुजरात में दंगे कराए गए और नरसंहार किया गया, तब ये बात बिल्कुल साफ थी कि आरएसएस जो है वो इस देश में तानाशाही फैलाना चाहती है। और तानाशाही का हमेशा सीधा संबंध होता है हिंसा के साथ। वो हिंसा हमको 2002 में देखने को मिली। और वहाँ जो कुछ जर्मनी में हुआ था तानाशाही में, हिटलर की तानाशाही में, वो आम तौर पर देखने को मिला। मीडिया ने उसको उस तरह से नहीं दिखाया कि ये खतरा पूरे देश के ऊपर मंडरा रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि वो जिस मॉडल की बात कर रहे थे, गुजरात मॉडल, जिसके बारे में बात करना बिल्कुल बंद कर दिया है, वो मॉडल अब सबके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। उस मॉडल को अप्लाई किया जा रहा है मुसलमानों के ऊपर, सिखों के ऊपर, दलितों के ऊपर, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर, सबके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। क्या भारतीय आवाम की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि जब आप इतने सरल शब्दों में बता रहे हैं कि ये सबके लिए है, जो भी इस समय तानाशाही की हुकूमत चल रही है, ये सबके लिए खतरा है, क्या चेंज लाने का जनता की जिम्मेदारी है? मैं तो ये कह रहा हूँ लगातार लोगों से कि अब ये जो ख़तरा है, ये पर्सनल ख़तरा है। यस। क्योंकि
व्यक्तिगत हो गया मामला। ये नहीं है कि आप उम्मीद रख सकते हैं कि कोई एक पार्टी या दूसरी पार्टी उठेगी और आपके लिए वो काम करके और इनके ख़िलाफ़ लड़ सकती है। इस वक्त ख़तरा हर एक के ऊपर है। नौकरियां ख़त्म हुई, गवर्नमेंट के अंदर जब नौकरी ख़त्म करते हैं तो आप रिजर्वेशन भी ख़त्म करते हैं, उसके साथ साथ तो रिजर्वेशन भी ख़त्म हो रहा है। किसानों के ऊपर ख़तरा दिखाई दे रहा है, महिलाओं के ऊपर ख़तरा दिखाई दे रहा है। अभी जो कुछ हुआ है, हमारे यहाँ की बेहतरीन कुश्ती की जो महिलाएं थीं उनके साथ जो कुछ हुआ है, वो सब कुछ हमें ये दर्शा रहा है कि तानाशाही इस देश को अपनी जकड़ में बहुत तेज़ी के साथ लेती जा रही है और ये तानाशाही पर्सनल हो गई है। अब आपके ऊपर ख़तरा है इस वक्त जो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पड़ोस के आदमी को अरेस्ट कर लिया जाता है, आप बचे रह जाते हैं, आप सोचते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है, राइट। जब ऑपोजिशन पार्टी के सारे नेताओं के ऊपर फ़ौरन ईडी और मीडिया जिस तरह से उनके साथ भी व्यवहार करता है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसी एक के लिए ख़तरा नहीं है, ये पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए ख़तरा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, साधुवाद। आपने साइंटिस्ट जी हैं, सुना है उनको और बहुत सरल भाषा में उन्होंने आपको समझाने की कोशिश करी है। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आएगा इनकी विचारवाणी से। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू सर।